कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, मुद्रा, बचत एवं साख। भाई साहब, इस चैप्टर से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को प्लस जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन का एक कलेक्शन तैयार हुआ है, ठीक है ना। और उसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को समझेंगे, मुद्रा क्या होता है, बचत क्या होता है, साख क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बवाल क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के शीर्षक पे चलते हैं और उसका हम लोग पहले थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात भाई साहब, ये मुद्रा क्या होता है। मुद्रा क्या होता है? देखिए, जब भी हम मुद्रा कहते हैं यानी हम लोग रुपया नॉर्मल बोलते हैं, रुपया, ठीक है ना। मुद्रा जो होता है किसी भी देश में वहाँ की सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त करना, उस देश का वह क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। सरकार अगर इस चीज़ को कहेगी कि नहीं, हम इसको 100 रुपया मानेंगे, ये मुद्रा है, इसको 100 रुपया मानेंगे, इस तरह के जिनके पास भी इस तरह की चीज़ें हैं, पेन है, ठीक है ना, उसका वैल्यू 100 रुपया होगा, तो ये क्या हो जाएगा? उस देश के लिए मुद्रा हो जाएगा। अगर सरकार कह दी भाई साहब कि कोई पैसा हमारे पास नोट्स है, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें कि नोट की पैसा है, अगर मान लीजिए सरकार कह दी कि भाई साहब ये पैसा आज से हम बंद कर दे रहे हैं, डैट मीन सरकार ने इसका मान्यता रद्द कर दिया। जैसे मोदी जी क्या किए थे, नोट को बंद कर दिए, बोले कि पुराने 500 ही नहीं चलेगा, पुराने 1000 ही नहीं चलेगा, अब नया 1000 का नोट और 500 ही नोट आएगा, वो चलेगा। तो क्या आज हम किसी को पुराना नोट देंगे तो लेगा? नहीं लेगा। मतलब क्या कि सरकार के मान्यता प्राप्त से ही सब कुछ है। अगर किसी भी कागज के पत्र को, कागज के टुकड़ा को अगर सरकार बोलेगी कि 1000 रुपये हम इसका वैल्यू कर दिए आज से, तो वो क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा, उसका वैल्यू 1000 हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम लोग बोलिए तो मुद्रा क्या है, तो किसी भी देश के सरकार के द्वारा किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त देना, वहाँ का वो मुद्रा कहलाएगा। बस समझे कि नहीं? तो ये तो हो गया बेसिकली। अब मुद्रा जब हम पढ़ेंगे तो इसका प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो कितना हो, मतलब किस तरह का होता है और किस तरह मुद्रा का विकास हुआ। प्रारंभ में जब मनुष्य का विकास हुआ था, जब आज से हम लोग बात करते हैं लगभग 50 साल 100 साल पहले की बात बताया, 100 साल से भी बहुत पुरानी की समय की बात बताया, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। 100 साल तो बहुत कम ही हुआ, बहुत पीछे चले जाइए, ठीक है ना। तो जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय लोग कैसे वस्तु का आदान प्रदान, अदल बदल कैसे करते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मनुष्य के पास सारी आवश्यकताएं की चीज़ें नहीं हो सकती है, उसको किसी और से लेना पड़ता है। आज के समय में अगर हमें नमक खरीदना होता है तो बगल के शर्मा जी की दुकान पर से जाकर खरीद लेते हैं, पैसा देते हैं, नमक खरीद लेते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होगा जिस समय, उस समय हम लोगों को कैसे वस्तु को, अगर हमें कोई वस्तु चाहिए तो उस समय हम उसको कैसे प्राप्त करते थे, इन्हीं सभी चीज़ों का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे एक एक करके। उसके बाद आता है बचत क्या होता है। पहले ही हम लोग जब क्लास पढ़े थे इसके पहले वाला चैप्टर, उसमें से हम पूछे थे, हम लोग देखे थे आय और उपभोग का जो अंतर होता है वो क्या होता है भाई साहब? बचत होता है। मतलब जो आप कमाए और जो खर्च किए, वो दोनों को घटाने के बाद जो बचा, मान लीजिए हम 200 रुपया कमाए और हम 100 रुपया खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचत कितना रुपया हो गया भाई साहब? 100 रुपया का बचत हो गया। मैं समझ नहीं। फिर देखेंगे बचत कितने प्रकार का होता है। बचत 2 प्रकार का होता है। नगदी फसल होता है, फसल घर है। एक तो होता है कैश, जैसे कि अब मुद्रा बचत के रूप में हम लोग देख सकते हैं, नगदी बचत के रूप में देख सकते हैं, जो आप पैसा लाए और पैसा के रूप में बचत कर लिए। एक जो होता है वस्तु संचयन, जैसे मान लीजिए आप खेत में 2 कुंटल गेहूँ का उपज किए, ठीक है ना, और उसमें से खर्च हुआ 100 kg, मान लीजिए खर्च है 100 kg को हम स्टॉक कर दिए कि आने वाले समय में हम इसको यूज करेंगे, शादी होगा बेटा का उसमें यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया? ये वस्तु का संचयन हो गया। लेकिन मुद्रा बचत या फिर उसको नगद हम एक तरह से बचत कह सकते हैं, जिसमें हम पैसा बचाते हैं। 10,000 रुपये कमाए, 8,000 खर्च करके 2,000 रुपया कैश क्या किए हुए हैं? बचत किए हुए हैं, या फिर बैंक में जमा कर दिए, तो उसे हम लोग नगदी बचत कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे ये चीज़ को। फिर आता है साख क्या होता है। साख का मतलब विश्वास से है। साख का मतलब हम किसी को उधार देते हैं उससे है। जैसे मान लीजिए साख एक तरह से यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है इकोनॉमिक्स में, इसका एक ही पहलू नहीं है। इसका मतलब विश्वास, इसका मतलब किसी को उधार देना। तो उधार आप कब दीजिएगा? जब उस पर विश्वास होगा, उसका क्रेडिट अच्छा होगा। बोलते हैं ना, क्रेडिट देना मतलब उधार देना किसी को, ठीक है ना। तो ये उधार कैसे देंगे? जब उस पर विश्वास होगा, जब ऐसा लगेगा कि उसके पास पैसा है, ये व्यक्ति चुका सकता है इसको आने वाले समय में, तो उसको हम क्या करेंगे? उधार देंगे।
मतलब क्या होगा, साख मजबूत है। जितना लोगों का विश्वास मजबूत होगा आपके ऊपर, उतना ही आपका साख मजबूत होते जाता है। जैसे आपको बैंक से लोन लेना हो, मोबाइल आपको EMI पे जाके खरीदना हो, तो आपका साख अच्छा होना चाहिए, उसको हम लोग सिविल बोलते हैं। आप बैंक में जाइएगा, कहीं पर लोन लेना है या फिर आपको कार लोन लेना है या आपको मोबाइल लोन लेना है, बहुत ही आसान है। स्टूडेंट को बार बार कहा जाता है कि मोबाइल लोन पर ले लीजिए, लेकिन जब आप आधार कार्ड दीजिएगा, आप अपना जो है ID कार्ड दीजिएगा, तो वो तुरंत आपको क्या करेगा, आपका सिविल देख लेगा। पैन कार्ड से सिविल देख लेगा आपका, कि आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है, जितना सिविल स्कोर ज़्यादा होगा इसका मतलब आपका साख अच्छा है, बैंक का विश्वास आप पर है, आप जो लोन पे लीजिएगा वो मिल जाएगा, पैसा मांगिएगा पैसा मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों का भाई साहब हम लोग इसमें जो है इस देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। और एक एक करके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि आधुनिक युग, पहले मैं यार बदल ही लूँ एक वाइट कलर, करेगा। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय यानी विकास का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। यह कथन किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है भाई साहब। ये कथन भाई साहब जो है ये मार्शल साहब ने कहे हुए थे, ठीक है ना। कि एक समय का याद कीजिए जब मार्शल था भाई साहब, उसको माना जाता था, जिसके पास मार्शल होता था उसको माना जाता है धनिक मनिक आ जाए। आज क्या है, आज फॉर्चूनर आ गया हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रगति का श्रेय, आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। ये क्यों ऐसा बोले? क्योंकि मुद्रा जो है ना, आज जो है ना, इसके मुद्रा के आविष्कार हो जाने की वजह से विनिमय का जो प्रणाली है, विनिमय प्रणाली यानी अदल बदल की क्रिया जो है, ये विनिमय प्रणाली बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। और आज हम पैसा की वजह से कोई भी चीज़ जैसा मन करे वैसा हम खरीद लेते हैं, जब मन करे तब खरीद लेते हैं। बात समझे कि नहीं? लेकिन जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था तो बहुत दिक्कत होती थी भाई साहब, बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना। तो जब आपको विनिमय के साधन अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका विकास हो सकता है। लेकिन विनिमय का साधन अच्छा नहीं होगा, विनिमय का प्रक्रिया अगर स्मूथ नहीं होगा, रन नहीं करेगा सही ढंग से, तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं? आपका विकास नहीं हो सकता है। दूसरा बात कहता है, देखिए एक ट्रेस्कॉट का आता है, ये गलत लिखा गया है, ट्रेस्कॉट भाई साहब, ये इनका कथन बहुत ही फेमस है। ये कहते हैं यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो ट्रेस्कॉट के द्वारा दिया गया था। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। किसने कहा था? ट्रेस्कॉट भाई साहब ने कहा हुआ था, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन का क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए तब पूछ रहा है यहाँ पर प्राथमिक कार्य यानी मेन काम क्या है इसका, मेन काम। तो मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन, विलंबित भुगतान का माध्यम। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब? विनिमय का माध्यम। देखिए विनिमय, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है विनिमय, क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर विनिमय को समझिएगा, विनिमय, इसको हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज, ठीक है ना। एक्सचेंज क्या होता है? देखिए जब हम यानी वैसा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को प्राप्त करते हैं, यानी एक वस्तु देकर के उसके बदले में कोई अन्य वस्तु लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विनिमय प्रणाली। बात समझे कि नहीं? ये भाई साहब एक तरह से अदला बदली हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब इकोनॉमिक्स के भाषा में इसी को विनिमय कहते हैं, विनिमय, ठीक है ना। तो विनिमय प्रणाली का मतलब हम एक वस्तु को देंगे, उसके बदले में दूसरा वस्तु लेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है एक बात का कि हम बोल रहे हैं एक वस्तु को देंगे तो दूसरे वस्तु को लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब कि केवल वस्तु होगा कि और भी कुछ हो सकता है? तो हम उसमें रुपया भी हो सकता है कि हम 1 रुपया देंगे, उसके बदले में कोई भी सामान ले लेंगे। बात समझ गए? तो एक तरह से यहाँ पर ये रुपया और वस्तु का झोल क्या है, ये वस्तु, ये दोनों का झोल क्या, हम देखते हैं। सबसे पहले विनिमय प्रणाली को हम लोग यहीं देखें कि यहाँ वस्तु का आदान प्रदान है, एक वस्तु देंगे दूसरा वस्तु लेंगे, सिंपल बात है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि इस विनिमय प्रणाली को 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? 2 भाग में। एक को कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय, दो ई दे दिए, विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा दे दिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। माने अगर मान लीजिए कि कोई मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, जिसका नाम है ललन सिंह, ठीक है ना कुछ भी नाम रख लेते हैं यार, ठीक है ना। ललन नाम है उसका, क्या नाम है? ललन, ठीक है ना। और मेरा नाम तो तुम लोग को पता ही होगा यार, विकी नाम है मेरा, ठीक है ना ललन नाम है, ठीक है ना। ललन को क्या है? एक पेन की जरूरत है, ठीक है ना, एक पेन की जरूरत है, ठीक है ना। और हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है ना,
सपोज यहाँ पर कॉपी यार कोई भी चीज़ रख लो ना, हम हमारे इसको पेन की ज़रूरत है और हमारे पास पेन है, ठीक है ना, और इसके पास मान लो कि सपोज इसके पास कोई कॉपी है, हमको कॉपी की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे हम दोनों एक दूसरे से बदल लेंगे, ठीक है ना। तो एक वस्तु दिया हमको तो हम भी इसको एक वस्तु दिए, तो इसमें कोई रुपया का खेल नहीं ना है। तो जब कोई रुपया का खेल नहीं है, केवल वस्तु का खेल है, तो उसे कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक्सचेंज। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, तो एक्सचेंज किसका हो रहा है? वस्तु का, यानी वस्तु के बदले में वस्तु दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। आप अभी भी गांव देहात में आप रहते हैं तो देखिएगा दुकान पर हम अभी भी क्या करते हैं, जाते हैं थोड़ा सा घर से क्या करते हैं, कोई चावल हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ले जाते हैं दुकान पर और उसको जोख करके तौल के उसके पैसा के हिसाब से हम क्या करते हैं, चीनी खरीद के लेके चले आते हैं। लेके आते हैं कि नहीं आते हैं? यानी हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु दिए, उसके बदले में कोई और वस्तु उसके वैल्यू के हिसाब से हमें दे दिया जाता है, वस्तु से वस्तु बदले। लेकिन जब हम पैसा से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे कहेंगे भाई साहब हम लोग क्या, उसको कहेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। यानी हम उस विनिमय प्रणाली में किसका मध्यस्थता हो रहा है भाई साहब? मुद्रा का, यानी पैसा का मध्यस्थता हो रहा है, यानी पैसा के माध्यम से विनिमय का प्रक्रिया पूरा हो रहा है। लेकिन जब वस्तु के, केवल वस्तु के माध्यम से विनिमय का प्रक्रिया पूरा होगा तो उसे कहेंगे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली। बात समझ आ रहा होगा आपको? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। दिमाग पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, बेकार में ब्रेन हैमरेज कर जाएगा, बस रहने दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय है। प्राथमिक का मतलब ही होता है यहाँ पर कि मेन काम क्या है। जैसे आप स्टूडेंट है तो कहा जाएगा कि आप पटना में रहते हैं तो आपका मुख्य कार्य क्या है यहाँ पर, तो कहिए खाना पीना सोना। भाई ये तो कार्य है, ऐसा नहीं है कि ये कौन सब कोई करता है ये कार्य, लेकिन मुख्य कार्य के लिए, कौन कार्य के लिए आप आए हैं? पढ़ने के लिए। तो आपका मुख्य कार्य क्या होगा? पढ़ाई। बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए हमारा प्राथमिक कार्य पढ़ाई होगा, ठीक है ना। और खाना भी होगा, सोना भी होगा, पीना भी होगा, ठीक है ना। लेकिन प्राथमिक कार्य कौन सा होगा? तो विनिमय का कार्य होगा, मुद्रा का। और हमारा स्टूडेंट है तो हमारा पढ़ाई का काम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, मुद्रा के कार्य क्या है? देखिए ना, तो कार्य का मतलब क्या है, इसका मुख्य वर्ग क्या है, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर समझिएगा कि मुद्रा का मुख्य कार्य मापन, बिल्कुल किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन। भुगतान, हम किसी सामान खरीदते हैं उसके बदले में भुगतान करते हैं। संचयन, उसको जमा करते हैं। इनमें से सभी, तो इसका सभी कार्य है मुद्रा का। देखिए मुद्रा का मुख्य रूप से 4 कार्य है और हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में भी लिखा हुआ है कि मुद्रा के है 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचयन और भुगतान। ठीक है ना। तो मुद्रा के है 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचयन, भुगतान। यानी यानी माध्यम, मापन, शंभु संचयन और भुगतान, ठीक है ना। चाहे उसे बोल दो शंभु मामा हैं, शंभु मामा। स से संचयन, भू से भुगतान, माँ से मामा से क्या हो जाएगा? माध्यम और मापन। तो माध्यम, मापन, संचयन, भुगतान, यही है मुद्रा के 4 कार्य महान। ये अपना राइम्स हो गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेगा है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो माध्यम होगा, बिल्कुल भुगतान होगा, मापन भी होगा, लेखन और संपादन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यही इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ओ भाई हम जस्ट तो देखिए, मूल्य का संचयन, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? देखिए जितना भी दुनिया है ना, उस सब दुनिया में, ठीक है ना, वहाँ के मुद्रा का अलग अलग नाम दिया गया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हमारे देश में रुपया कहते हैं, वहीं अमेरिका में चले जाइए डॉलर कहते हैं, इंग्लैंड में चले जाइए पौंड कहते हैं, वही भाई साहब आप इस अथी में क्या स्वीडन में चले जाइए कोरोना कहते हैं। कोरोना कितना बड़ा कोरोना कह देगा भाई साहब, कोरोना कहते हैं, कोरोना, ठीक है ना, कोरोना। स्वीडन के रुपया का नाम कोरोना है, उसका राजधानी स्टॉकहोम है। अब पूछेगा स्वीडन का है तो यूरोपियन महादेश में है, ठीक है ना। यूरोपियन महादेश में देखिएगा सबसे ऊपर नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और नीचे आएगा तो डेनमार्क। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड का राजधानी हेलेंस्की, और नीचे आइएगा तो नॉर्वे का राजधानी जो है, नॉर्वे का क्या नाम है इसका, डेनमार्क का राजधानी जो है आपका कोपेनहेगन है, ठीक है ना। सबका मुद्रा अलग अलग है। इसमें से मैक्सिमम जितने भी यूरोपियन देश है ना, उसमें से 27 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन जिसका स्थापना 1993 में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें 27 अभी सदस्य देश हैं। इसमें से लगभग 19 से 18 देश ऐसे हैं जहां पर केवल जो है ना यूरो मुद्रा चलता है, यूरो।
वहाँ के यूरोपियन यूनियन जितने हैं ना, उन सभी देशों ने अपना एक मुद्रा अलग रखा है, कॉमन मुद्रा यूरो, ताकि व्यापार करने में आसानी हो और सही ढंग से व्यापार हो सके, ठीक है ना। बहुत होशियार है सभी सब, ठीक है ना। तो जैसे आपको बता दें हम आपको, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये 6 गो देश ऐसा है जो यूरोपियन यूनियन ने मिल करके, यूरोपियन यूनियन को मिल के शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ करके 27 मेंबर हो गया हुआ है, ठीक है ना। तो और सभी बहुत इंपॉर्टेंट देश है, जैसे फ्रांस हो गया, यहाँ पर भी यूरो चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? टाका। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टाका। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और रुपया कहाँ का मुद्रा का नाम है? तो देखिए, रुपया अपना नेपाल का भी है, अपना तो भारत ही है, फेमस है भारत। भारत का नाम क्या लें, वो तो ऐसे ही फेमस है। नेपाल, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, यहाँ पर भी रुपया चलता है, बस समझे कि नहीं। अब डॉलर कहाँ क्या है तो आपको पता ही है, ये सिंगापुर का है, सिंगापुर, और एक अमेरिका, अमेरिका डॉलर। और दिनार कहाँ पे है? देखिए, जब अगर दिनार पूछेगा तो दिनार याद रखिएगा, इराक, इराक। दिनार कहाँ का मुद्रा है? इराक। लेकिन कहेगा रियाल, रियाल, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरा फोटो आ रहा है। दिनार कहाँ पे हो जाएगा भाई साहब? इराक, इराक। लेकिन कहेगा रियाल, रियाल। तो रियाल भाई साहब कहाँ का होगा? ईरान का, ईरान। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल। देखिए, एक दो और जो बहुत ही फेमस है, आपको याद रखना है थोड़ा सा। जैसे चीन का पूछेगा तो चीन का आपको याद रखना है युआन। चीन का मुद्रा का नाम क्या है? युआन। जबकि वहीं जापान के मुद्रा का नाम पूछेगा तो एन। जापान के मुद्रा का नाम क्या है? एन। जबकि वहीं रूस का पूछेगा, रूस के मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल। रूस के मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। जबकि रूस का राजधानी मास्को है, ठीक है ना। आपको याद रखना है सारा चीज़ क्या, एक एक करके। थोड़ा सा एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, इसलिए कहीं पूछ दे तो याद रहेगा तब ना हो पाएगा। करेक्ट। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस रूप में होता था? यानी मुद्रा का प्रयोग किस रूप में होता था? गेहूं, गाय, यानी वस्तु का प्रयोग होता था। इसमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। भुगतान पत्र उस समय नहीं था। आंसर ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए और सी, यहाँ पर सी होगा, बी थोड़े होगा, सी होगा। ए और सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ ए है, सी है, तो इसलिए ए सी सही हो जाएगा। तो प्रारंभिक काल में वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। देखो, दिक्कत होने लगा वस्तु से वस्तु बदलने में। आखिर दिक्कत क्या हुआ कि मुद्रा का आविष्कार हुआ। जब भी आप किसी चीज़ को कठिनाई से सामना करना पड़ता है ना, तो आप वहाँ पर नया चीज़ का आविष्कार करते हैं। उसी तरह वस्तु से वस्तु बदलने में बहुत दिक्कत होता था यार। मान लीजिए किसी के पास बकरी है, किसी के पास गाय है, बदलेगा तो यार घाटा किसको होगा? बकरी वाला को होगा। गाय को काट नहीं सकता है, बकरी को काट नहीं सकता, ओकरा मजे आ जाएगा, वाह वाह मजा आ गया, ठीक है ना। गाय ले लेगा बकरी के चक्कर में, ठीक है ना। ऐसा भी होता था कि बहुत दिक्कत होता था। दूसरा क्या, दोहरे संयोग का भी दिक्कत होता था। मान लीजिए कि मैं विक्की कुमार, विक्की और एक मेरा दोस्त है लल्लू, लल्लू मेरा दोस्त है, ठीक है ना। मान लो कि मेरे पास एक, अभी जस्ट ही एक उदाहरण भी दिए थे कि पेन है, ठीक है ना। और लल्लू के पास क्या है? एक कॉपी है, कॉपी है, ठीक है ना। हमारे पास पेन है, ठीक है ना, लेकिन हमको जरूरत भाई साहब है पेंसिल का। हमें जरूरत किसका है? पेंसिल का। हमें जरूरत किसका है भाई साहब? पेंसिल का, ठीक है ना। तो हमारे पास पेंसिल चाहिए, हमको क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए। तो हम किस आदमी को खोजेंगे? पेंसिल वाले आदमी की, जिसके पास पेंसिल है। तो पेंसिल वाले आदमी को खोजेंगे। लेकिन मान लो कि कोई आदमी ऐसा है जो रामू है, रामू एक है, ठीक है ना, उसके पास पेंसिल है, पेंसिल है, ठीक है ना, लेकिन कहेगा हमको पेन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, ठीक है ना। तो अब कॉपी वाला के पास आएगा, लेकिन कॉपी वाला कहेगा क्या कि हमको पेन चाहिए। ये बड़ा, समझ रहे हो ना, दोहरा संयोग नहीं मिलेगा कि हमारे पास जो है सामने वाले को वही चाहिए और सामने वाले के पास वही चीज़ होना चाहिए जो हमारे पास, जो हमको जरूरत है। ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा, गुचमुच हो जाता था, बात समझ कि नहीं। तो इसको कहते थे दोहरे संयोग का अभाव। मतलब जो चीज़ हमको चाहिए वो सामने वाला के पास होना चाहिए, और जो चीज़ सामने वाला को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। ये बड़ा अजीब हो जाएगा ना यार। ऐसा बहुत कोई इंसिडेंस जो होता था, ये बहुत मुश्किल होता था ऐसा मिलना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? ढूंढते फिरेंगे पूरा गांव में, कामना के पास पेंसिल है और कामना को पेन चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिला तो बस पेंसिल का तो काम आपका गड़बड़ होगा। लेकिन आज पैसा है, पैसा लेके जाते हैं बगल में से एकदम शर्मा जी के दुकान में, पेंसिल दीजिए, तुरंत 5 रुपये बढ़ाते हैं, पेंसिल लेके चलाते हैं। तो पैसा का आविष्कार हुआ, तो इससे क्या होगा? विनिमय का माध्यम तेज हुआ कि नहीं हुआ? विकास होगा, समझे कि नहीं। आपकी जो जरूरत की चीज़ें तुरंत इंस्टेंट ही आपको मिल गया, जब चाहिए तब, बात समझे कि नहीं। कोई दिक्कत एकदम नहीं, बिल्कुल बवाल। आगे बढ़ जाए हम लोग। दूसरा करा क्या, इनमें से कौन मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका का है? अमेरिका का कौन सा होगा भाई? डॉलर है, डॉलर। दिनार तो भी जस्ट बेटा इराक का है, ठीक है ना। रियाल आपको जस्ट बेटा ईरान का है,
रुपया अपना भारत, नेपाल, सॉरी, और नेपाल में भी रुपया ही चलता है, नेपाली रुपया चलता है, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्या नाम है, पाकिस्तान में भी चलता है, और आपका एक और देश था जिसका नाम अभी जस्ट ही हमने बताया, अफ़गान में तो अफ़गानी चलता है, पाकिस्तान है अपना, नेपाल भी है, हाँ नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 जगह जो है रुपया चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी। अब देखो यहीं पर बात ये नहीं, वस्तु विनिमय जब होती थी, वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, तो दिक्कत क्या था कि वस्तु से वस्तु जो बदलने की जो प्रक्रिया था, जो ये विनिमय प्रणाली थी, धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो गया। अब लोग इसका बहुत ही कम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, बोले ना कि हमको जो चीज़ चाहिए वो सामने वाला के पास होना चाहिए, और सामने वाला को जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, तभी ना अदला बदली होगा, है ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा अदला बदली, ठीक है ना। आप खोजते रहिए, वैसे आदमी को तो बड़ी दिक्कत होता था। मूल्य मापन की कठिनाई, सिंपल बात है कि वास्तव में इस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, पैसा का आविष्कार हुआ तब ये पता चला, लेकिन पहले क्या था, वास्तव में किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए पता ही नहीं चलता था, ठीक है ना। तो वस्तु का आविष्कार, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाई आती है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव होता है। तो किस प्रणाली के अंतर्गत, वस्तु विनिमय प्रणाली के। अभी जस्ट हम लोग तो वही बात किए हैं। या मुद्रा, यार मुद्रा को ये मृदा लिखा गया यार गलती से, ठीक है ना। करेगा कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, बिल्कुल वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, विनिमय के कितने रूप है, बिल्कुल 2 रूप है, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली जिससे रुपया से लेन देन करते हैं। दूसरा करे, रुपया किस देश की मुद्रा है, भारत का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी ना होगा यार, का हम बताएं, रुपया भारत का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी का ना होगा रुपया। अब भले ऐसे होता है भाई साहब, भारतीय रुपया अलग हो गया, नेपाली रुपया अलग हो गया, पाकिस्तानी रुपया अलग हो गया, लेकिन वहाँ का रुपया ही कहा जाता है, बात समझ नहीं। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर कहा जाएगा, जापान में जाएंगे तो येन कहा जाएगा, फ्रांस में जाएंगे तो आपको यूरो कहा जाएगा। तो सब देश का अपना अपना अलग अलग नाम है रखा हुआ भाई। करेगा, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली, बिल्कुल मुद्रा है। जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्यों सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि हम इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी तरह का सेवा मतलब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वस्तु से वस्तु का मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल होता है यार। करेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्न में से कौन कठिनाइयां हैं, बाकी यार कौन, इसका आंसर तुम लोग यार बताओ, ठीक है ना। ये 15 नंबर का हम आंसर जरूर आपका वेट करेंगे भाई साहब। और बिल्कुल आप लोग यार, 1-2 आदमी, एक श्वेता है जो श्वेता करती हैं आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में, बाकी लोग यार नहीं करते हो, ये थोड़ा सा समझ रहे हो ना। आंसर किया करो, आंसर करोगे, इससे क्या होगा, हमें भी समझ आएगी तुम वास्तव में पढ़ रहे हो, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अच्छा कुछ तो हमने बताया, बस हमें कि नहीं। और जरूर जितने लोग आंसर करेंगे सभी लोग का वीडियो में जरूर हम उनका नाम लेंगे और उनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो थैंक यू श्वेता, इसी तरह आप आंसर देते रहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन युग में विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। अभी जैसे कौन सी प्रथा था, प्राचीन युग में कौन सी प्रथा थी, इसका भी आंसर दो, 16 नंबर का, बिल्कुल अभी जस्ट हम लोग बात करते आ रहे हैं यार, ठीक है ना। दूसरा करेगा कि विनिमय के कौन से रूप हैं, विनिमय के कौन से रूप है, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, बिल्कुल दोनों रूप है इसका, वस्तु विनिमय प्रणाली भी, मौद्रिक विनिमय प्रणाली दोनों भी फेमस है। दूसरा इसका प्रकार है। दूसरा करेगा, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुद्रा का आधुनिक रूप का मतलब क्या हो सकता है कि पत्र मुद्रा भी हो सकता है, आपका करेंसी तो है ही है, ठीक है ना, प्लास्टिक मुद्रा भी हो सकता है, बहुत अलग अलग हो सकता है। तो एक तो मुद्रा है, ड्राफ्ट है, मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। जमा, ये जमा जो है ना भाई साहब, ये जमा क्या है, आपका मुद्रा का रूप नहीं है। जमा क्या है, ये मुद्रा का रूप नहीं है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग, देखिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था वो चांदी और सोना के सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, मुद्रा के रूप में सिक्का बनाया जाता था। राजा महाराजा सबसे ज्यादा सिक्का के रूप में यूज करते थे, सोना और चांदी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में वैधानिक जब कहेगा ना, कहेगा कि मतलब सरकार किस मुद्रा को मान्यता प्रदान की है, तो भाई साहब याद रखिएगा आप, चेक, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु, पत्र मुद्रा को, किस मुद्रा को वैधानिक
मतलब प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा को, बात समझे कि नहीं, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रह गया, निम्नलिखित में से कौन विधिग्राह्य है? विधिग्राह्य का मतलब क्या है कि देश के सरकार के द्वारा उसे क्या है, लीगल घोषित किया गया हुआ है, वैध घोषित किया गया है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा, तो उसे कहेंगे। तो 10 रुपया का नोट, कोई भी इसमें से नोट अगर ऐसा होगा जो उस पैसा का नोट का बात करेगा, ठीक है ना, करेंसी का बात करेगा, तो वो विधिग्राह्य है। जैसे 1000 का नोट अगर है तो सरकार वो विधिग्राह्य होगा। कोई भी करेंसी भारत का, वो भारत का क्या होगा, विधिग्राह्य नोट मुद्रा होगा, यानी भारत सरकार उसे मान्यता प्रदान की है, उसके वैल्यू का भी और उसको भी, ठीक है ना। 500 का भी नोट अगर पुराने वाला लाएंगे तो क्या उसका वो विधिग्राह्य होगा? नहीं होगा। लेकिन नया वाला 500 का नोट विधिग्राह्य होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए होगा क्योंकि उसको सरकार द्वारा मान्यता प्रदान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा। सबसे ज्यादा कौन सा मुद्रा प्रचलन में है भाई साहब? पत्र मुद्रा है। अब धातु का मुद्रा कहाँ चलता है यार? पहले सिक्का चलता था, ठीक है ना, करेंसी वगैरह तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, इसलिए पत्र मुद्रा सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? यहाँ वस्तु मुद्रा। सीधा पर जब भी प्राचीन की बात करेगा ना उसमें वस्तु लगा देना यार, वस्तु मुद्रा, वस्तु को मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुद्रा विनिमय का क्या है? तो मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है, सिंपल बात है। क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? चेक नहीं होगा, ड्राफ्ट नहीं होगा, कागजी नोट नहीं होगा, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम कार्ड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। याद रखिएगा आप कि भारत में सर्वप्रथम एटीएम कार्ड का शुरुआत, मतलब एटीएम मशीन जो बैठा था 1987 ईस्वी में बैठा हुआ था मुंबई में। अब पूरे विश्व में लंदन में बैठा था 1967 ईस्वी में, ठीक है ना, एटीएम बैठा हुआ था भारत में, ठीक है ना। अभी जो है ना प्लास्टिक मुद्रा के रूप में दो बहुत ही फेमस है, एक तो आपका एटीएम कार्ड हो गया और दूसरा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। तो दो बहुत ही फेमस है प्लास्टिक मुद्रा में, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। भारत में पहली बार एटीएम 1987 ईस्वी में, विश्व में 1967 ईस्वी में, भारत में सर्वप्रथम मुंबई में, विश्व में सर्वप्रथम लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक, फिर यहाँ पर सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में? चांदी और सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्का का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? देखिए सिक्का का सबसे पहला प्रयोग एज योर ब्रिटिश बुक लीबिया में हुआ था। सिक्का का सर्वप्रथम प्रयोग लीबिया में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि रुपये का नया प्रतीक क्या है? तो रुपये का जो नया प्रतीक है हमारे देश में ये नहीं है भाई साहब, आर भी नहीं है, रुपया। देखो एक ही जैसा है, इसका मतलब क्या है? ये दो यहाँ लाइन होगा, दो, यानी ऐसे, रुक जा गड़बड़ा गया, एक ऐसे होगा, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे भाई साहब? रुपया, ठीक है ना। तो जब रुपया ऐसे लिखा गया बीच में दो लाइन यानी ऊपर होगा, उसी को रुपया का हमारे देश का नया प्रतीक है। इसने भाई साहब उदय कुमार, ठीक है ना, उदय कुमार सर ने क्या हुआ था, जो आईआईटी बॉम्बे से ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है ना, वहीं से ये इन्होंने ही जो है इसको डिजाइन किया हुआ था, इस रुपया के प्रतीक को, और भारत सरकार ने इसको मान्यता प्रदान किया, ठीक है ना। तो किसने तैयार किया था? उदय कुमार ने। कहाँ से पढ़े थे? आईआईटी बॉम्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या? 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाएगा। देखिए मुद्रा हमारे देश में चलता है, बहुत ही आसान बात है, ठीक है ना। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि हमारे देश में मुद्रा दो तरह का, एक सिक्का होता है और एक कागज का पैसा होता है, ठीक है ना, जिसको करेंसी कहते हैं। तो हमारे देश में मुद्रा दो आदमी छापता है, ठीक है ना। एक तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, और एक केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना, केंद्र सरकार में जो वित्तीय विभाग होता है उनके द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार का काम है कि केवल जो है सिक्का छापना, सिक्का बनाना, ठीक है ना। सिक्का को कौन जारी करेगा? केंद्र सरकार। या 1 रुपया का कागज का भी नोट अगर होगा, कागज का नोट, 1 रुपया का कागज का भी नोट अगर होगा तो कौन करेगा? आपको केंद्र सरकार, और बाकी जितना सिक्का होगा वो सब केंद्र सरकार। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया का छोड़कर 2 रुपया से ऊपर जितना भी 2 रुपया तथा 2 रुपया से ऊपर जितना भी कागज का नोट होगा, वो जब का करेंसी जितना होगा वो सब कौन छापेगा?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में, ठीक है ना। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। यानी अगर बैंकों को भी लोन लेना होता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जाकर लेता है, जिसको रेपो रेट कहते हैं उसको, इंटरेस्ट को। तो ये क्वेश्चन कर रहा है क्या कि देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? तो आपको तो पहला ही पता ही है कि यहाँ स्टेट बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है देश में जो है एटीएम लगाया गया था, स्थापित किया गया था। क्योंकि प्रथम बार मुंबई में लगाया गया तो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, इसका फेमस है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था के प्रगति का श्रेय आपको पहले ही दिया है, मुद्रा को दिया गया है, ठीक है ना। और इस कथन को मुद्रा को दिया जाता है। इस कथन ये कथन आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था के प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। ये कथन बोले थे मार्शल महोदय। कौन बोले थे? मार्शल महोदय, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था के प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। ये जो है कथन किसने कहा था? तो मार्शल महोदय ने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? बिल्कुल मुद्रा धुरी के चारों तरफ। यानी मुद्रा जो है ना भाई साहब एक कील है, ठीक है ना, कील है, और इसके चारों तरफ भाई साहब जो है ना पूरा अर्थव्यवस्था चक्कर काटता है पैसा के चारों तरफ। बिल्कुल बात है भाई साहब, ये अर्थव्यवस्था जो पूरा पैसा से रिलेटेड क्या है? विज्ञान है, धन से रिलेटेड विज्ञान है, ठीक है ना। एडम्स महोदय ने कहा हुआ था। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी हम अर्थव्यवस्था कहते हैं ना तो मेरे दिमाग में पैसा आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? पैसा से संबंधित है। इसीलिए कि जो आर्थिक विज्ञान जो है ना भाई साहब ये पूरा मुद्रा के चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। करेगा मुद्रा के निम्न महत्व है। मुद्रा के कौन कौन सा महत्व है? मुद्रा और औद्योगिक प्रगति, आय का समुचित उपयोग, भौतिक उन्नति का साधन। उपयोग तो सभी सिंपल बात है कि मुद्रा से इन सभी चीज़ का, मुद्रा से क्या होगा? औद्योगिक प्रगति भी हो सकता है, देश का विकास भी होगा, आय का समुचित उपयोग होगा। बात समझिए कि जो हम कमाएंगे उसका उपयोग करेंगे, बचत करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। भौतिक उन्नति का होगा, एकदम मतलब एसी लगाएंगे, सोफा लगाएंगे, बात समझिए, लग्जरियस कार खरीदेंगे, तो सब हो जाएगा। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? साख पत्र के अंतर्गत का मतलब क्या होता है? जो आपको क्या हो बिना पैसा के किसी आप कोई चीज दीजिए, जैसे मान लीजिए चेक दे दिए, तो चेक से पैसा थोड़े हो पाएगा। चेक से तभी पैसा निकलेगा जब आपके अकाउंट में हो। तो चेक क्या है? एक साख का रूप है, ताकि ये दर्शाता है कि सामने वाला आदमी है, इसके पास पैसा है, हम इसके माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैश नहीं है वो। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा अंतर्गत नहीं आता है? तो चेक तो बिल्कुल है साख पत्र का, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, कागजी मुद्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कागजी मुद्रा जो है भाई साहब साख के अंतर्गत नहीं आता है। ये कागजी मुद्रा डायरेक्ट मुद्रा है, बात समझे कि नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा? 34 का आपका डी हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख के पक्ष में कौन से हैं? तो ऋणदाता और ऋणी दोनों साख के पक्ष में होंगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। नेक्स्ट अरे क्या है? साख के मुख्य आधार होते हैं ऋण की राशि, व्यक्ति का चरित्र, समय, उपयुक्त तीनों। डी है नंबर आंसर। कह रहा है कि साख का मुख्य आधार क्या होता है? देखिए साख का मतलब नॉर्मल बताएं कि साख का मतलब विश्वास होता है। साख का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को पैसा, आप किसी व्यक्ति उधार लेते हैं तो आप उस व्यक्ति को उधार चुकाने के लायक हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी कंपोनेंट ऐसे होंगे जो दिखाएगा आपके अंदर कि नहीं आपका साख बढ़िया है, आप पैसा चुका सकते हैं, उसी को आधार कहेंगे। जैसे ऋण की राशि, आपको हम पैसा दे रहे हैं भाई साहब, कितना पैसा दे रहे हैं? लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, कितना समय के लिए दे रहे हैं, उस समय में आप पहुंचा पाए, मतलब कि उस समय में आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। व्यक्ति का चरित्र, आपका चरित्र कैसा है? चोर लबार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपको चोरी उरी करके भाग जाएगा, पैसा लेके भाग जाइएगा पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हम कितना पैसा दे रहे हैं, सही में इतना पैसा आप दे पाइएगा, उधार दे पाइएगा कि नहीं, हम दे रहे हैं तो फिर वापस लौटा पाइएगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? साख का मुख्य आधार। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? ये वाला जो आंसर यार तुम ही दो, 37 नंबर आंसर, 37 नंबर आंसर, बिल्कुल जरूर यहाँ पर आंसर करो यार, हम देखेंगे भी काहे ऐसे हो जाता है यार हमसे, ठीक है ना। तो 37 नंबर आपके लिए। करेगा निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? साख पत्र के चेक आएगा, बैंक ड्राफ्ट आएगा, यात्री चेक, इनमें से सब ही। आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। करेगा साख का संबंध है बिल्कुल गरीबी से तो होगा नहीं यार, उधार से सही है, दोनों। विश्वास आधा सोना हो गया, विश्वास। तो यहाँ पर उधार और विश्वास ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर दोनों तो सही है, बट कौन आंसर? C+
डी, इसके हिसाब से गरीबी नहीं। अब कौन दोनों, ये गलत दे दिया है, दोनों का मतलब सी प्लस डी दोनों होना चाहिए, सी प्लस डी दोनों, ठीक है ना। हालांकि इस तरह ऑप्शन कभी नहीं आता है यार, मिस्टेक से हमको क्या होता है ना, हमेशा ये हो जाता है टाइपिंग करने में। कह रहा है साख का क्या अर्थ है, बिल्कुल विश्वास करना है, ऋण लौटाने की क्षमता है, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नुक्स करेगा इनमें से कौन साख का आधार नहीं है, साख का आधार कौन नहीं है, विश्वास बिल्कुल ये आधार है, साख का ही आधार है। शिक्षा, शिक्षा साख का आधार नहीं है, ठीक है ना। चुकाने की क्षमता ये भी है, ऋण की अवधि। देखिए इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, डी, बी नंबर हो जाएगा आपका, शिक्षा, ठीक है ना। ये साख का आधार नहीं है। आपको हम रुपया दे रहे हैं उधार, तो इससे क्या जरूरी है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ये जरूरी है कि आप कितना ईमानदार है, आप पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये सब जरूरी है। बात समझिए कि नहीं, आपका क्षमता है कि नहीं है, आप पर हमको विश्वास है कि नहीं है, ये चीज़ जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन करेगा, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है। भाई साहब हमने चीज़ देखा क्या कि बचत तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बवाल तरीके से बचत कर सकते हैं, लेकिन बचत कैसी होगा, बचत कब प्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब ये हो गया कि आप बचत जो है ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा। इसका मुख्य कारण क्या है, तो बचत करने की क्षमता। बात समझ रही, बचत करने की क्षमता जो होगा, पीपीपी जिसका ज़्यादा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी जिसका ज़्यादा होगा, मतलब आप कम से कम पैसा में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं तो बचत आपका क्या होगा, बचत का क्षमता आपका ज़्यादा होगा। दूसरा अगर है बचत करने की इच्छा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब बचत करना है कि नहीं करना है, कि आपको क्रीम पाउडर खरीद लेना है, कुर्सी खरीदना है, मेरे तरह पैसा हो चाहे नहीं हो, बात समझे कि नहीं, कुर्सी खरीद लें बात समझे कि नहीं। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर करता है कि आप किस तरह जो है आपका इच्छा है। जैसे देखिएगा कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एकदम बिल्कुल मतलब दाल भात मरचा का चोखा खा लेगा, हरा सब्जी नहीं खरीदेगा, लेकिन पैसा बचा कर रखेगा। बात समझिए कि नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा, जाकर डॉक्टर से टॉनिक खरीदेगा, लेकिन सही से खाना नहीं खाएगा। उसको कहते हैं होशियार, बचत करने की दृढ़ इच्छा। बात समझिए कि नहीं, आपके अंदर भी होगा दृढ़ इच्छा है, ऐसा मत करो नहीं तो मैंने बीमारी हो जाएगा, पड़ जाओगे, बस हो गया, सब इच्छा कहाँ चला जाएगा। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इच्छा है आपके अंदर बचत करने की। दूसरा अगर बचत करने की सुविधा आपके अंदर, मतलब बचत करने की सुविधा का मतलब ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो पैसा बचाते हो कैश घर में रखा हुआ है ना, तो बहुत जल्दी खर्च भी हो जाता है। लेकिन अगर बैंक है आपके गाँवों में, ठीक है ना, आप वहाँ बचत करेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा भी और बच के भी रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो हाथ में रहेगा तो क्या, कभी मन किया मटन खाने का मंगा लेंगे मटन, कब मन किया बिरयानी खाने का तो मंगा लेंगे बिरयानी, ठीक है ना, कब मन किया कुछ खाने का तो कर लेंगे, कब मन किया कुछ खरीदने का तो खरीद लेंगे, ऑफर आ गया तो खरीद लेंगे, लेकिन पैसा बैंक में रहेगा तो नहीं खरीदेंगे, और टाइम बीत जाएगा, काम भी चल जाएगा। इसीलिए भाई साहब साधन अगर अच्छा होगा तो सही होगा, बचत ज़्यादा होगा। इसलिए बचत को प्रभावित करने वाला ये तीनों होगा, तीनों फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओहो माय गॉड 42 क्वेश्चंस भाई साहब, टोटल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, बिल्कुल बवाल तरीका से हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। और आप भी अगर चाहते हैं मैट्रिक्स में अच्छा मार्क्स लाएं और अपने दोस्त के साथ एकदम सीना चौड़ा करके बात करें भाई साहब, तो बिल्कुल पढ़िए मस्त एकदम बवाल तरीका से पढ़िए। अभी क्यों नहीं भाई साहब, गार्जियन भेजे हुए हैं आपको बाहर पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है। जब हम वीडियो का शुरुआत करते हैं उसी में कहते हैं क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। बिल्कुल यार, घर पे जो होते हैं हम लोग के पास हिम्मत होता है, घर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह रहना है, हिम्मत बांध करके रहना है, क्योंकि हम लोग कुछ करने आए हुए हैं, ठीक है ना। सही से पढ़ना है, बवाल मचाना है, बस यही एक एम रखना है कि मार्क्स अच्छा है यार। मार्क्स तभी अच्छा आएगा जब अच्छा से पढ़ेंगे। इसमें कोई यहाँ पर लोग कहता है कि मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है, कोई बात नहीं है, मार्क्स कोई मैटर नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन भाई साहब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास टसन होना चाहिए ना कि मेरा मार्क्स इतना आएगा। अगर मान लो कोई गलती हुआ, किसी से मार्क्स कम आ गया, तो उसके डिप्रेशन में नहीं पड़ना है, लेकिन मार्क्स तो चाहिए। बात समझे कि नहीं, ये हमारा सर्टिफिकेट होता है लाइफ वर्क के लिए। मार्क्स अच्छा लाना है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे बिल्कुल बवाल मचाते हुए। जिस क्वेश्चंस का हमने आंसर छोड़ा है आप बिल्कुल जरूर कीजिए आंसर। जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल हम वीडियो में उनको हम जरूर शामिल करेंगे, उनको हम उनका नाम जरूर लेंगे हम, ठीक है ना, और ज़रूर उनको थैंक यू बोलेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो भाई साहब 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव उसका बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।